नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का चैप्टर वाइज रिवीजन के सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को स्टडी ऑफ टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऊतक विज्ञान इसे हिंदी में कहते हैं। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न को। ये दोस्तों प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऊतक, जैसा कि चैप्टर से ही संबंधित है। चैप्टर का नाम ही है ऊतक विज्ञान। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बिल्कुल सही है। ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। एक कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों। जब एक कोशिका में एक कोशिकीय जीव में ऊतक नहीं पाया जाता। ऊतक का परिभाषा ही है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। आइए अगले कथन को देखते हैं। पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1 और 3। आइए देखते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न को। पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के ऊतकों एक दूसरे में बिल्कुल अलग अलग होती है। क्यों अलग होती है दोस्तों? कथन ए है, पौधों में कोई गति नहीं होता है जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्र में ही सीमित रहती है जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। यह कथन सी है, जंतु तथा पौधों के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ऊपर में जो तीनों कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी लीवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट कुक, ऑप्शन डी चार्ल्स मैनन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मेयर। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है दोस्तों, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी बहुकोशिका, ऑप्शन डी कोशिकीय संरचना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ऊतक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताएं की कोशिका पाए जाते हैं। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है दोस्तों, कुछ ऊतकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। ये एक्सेप्शन है जो कि जाइलम एवं फ्लोएम इसका अपवाद में आता है। जाइलम एवं फ्लोएम की बनावट, आकार दोनों भिन्न भिन्न होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों। आइए 7वां प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पादपों में विभाज्योतकी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ये मृत ऊतक होते हैं और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन बी, अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता यानी लचीलापन प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी, ये केवल किसी वृक्ष के छाल में होते हैं। ऑप्शन डी, इन ऊतकों को कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे के विभाज्योतकी ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यह जीवित कोशिकाओं का बना ऊतक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। ऑप्शन बी है, इस ऊतक के कोशिकाओं की राजधानी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ऑप्शन सी है, इसके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। ऑप्शन डी है,
इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो कि गलत है। यानी विभाज्योतकी ऊतक के कोशिकाओं की राजधानियाँ बहुत बड़ी नहीं होती है, न के बराबर होती है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक उत्तरदायी होती है, किसके लिए उत्तरदायी होती है? ए लंबाई में वृद्धि के लिए, या बी मोटाई में वृद्धि के लिए, या सी मृदुतक में वृद्धि के लिए, या डी वलकुट में वृद्धि के लिए? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ए लंबाई में वृद्धि के लिए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है मतलब प्राथमिक वृद्धि किसमें, कब कौन सा वृद्धि होगा जिसे प्राथमिक वृद्धि कहेंगे? तो ऑप्शन ए लंबाई में वृद्धि, ऑप्शन बी मोटाई में वृद्धि, ऑप्शन सी मृदुतक में वृद्धि, ऑप्शन डी वलकुट में वृद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लंबाई में वृद्धि। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न जो पीछे भी हम लोग 2 बार देख चुके हैं दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन हम पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको। ऑप्शन ए शीर्षस्थ विभाज्योतकी, ऑप्शन बी पार्श्व विभाज्योतकी, ऑप्शन सी अंतर्वेशी विभाज्योतकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, सम्मोहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियन एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियन किसका उदाहरण है? ए शीर्षस्थ विभाज्योतकी, बी पार्श्व विभाज्योतकी, सी अंतर्वेशी विभाज्योतकी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों बी पार्श्व विभाज्योतकी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम, डी कॉर्टेक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सी कैम्बियम। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 14, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? ए वाहिनी ऊतक, बी परिरंभ ऊतक, सी अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक, डी पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है पौधे के अस्थायी ऊतक के कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। बी है विभाज्योतकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनता है। ये भी कथन सही है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी 1 तथा 2 दोनों सही है। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है क्योंकि इसमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है? फ्लोएम नहीं होता है, या कैम्बियम नहीं होता है, या जाइलम नहीं होता है, या हार्मोन नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों बी एक बीजपत्री पौधे के तने में द्वितीयक वृद्धि इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें कैम्बियम की अनुपस्थिति होती है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभाज्योतकी कहते हैं क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं? ऑप्शन ए शीर्षस्थ विभाज्योतकी, ऑप्शन बी पार्श्व विभाज्योतकी, ऑप्शन सी अंतर्वेशी विभाज्योतकी, ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ए तथा सी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, सम्मोहन ऊतक का निर्माण किस विभाज्योतकी द्वारा होता है? ऑप्शन ए शीर्षस्थ विभाज्योतकी, ऑप्शन बी अंतर्वेशी विभाज्योतकी, ऑप्शन सी पार्श्व विभाज्योतकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पार्श्व विभाज्योतकी। पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक द्वारा सम्मोहन ऊतक का निर्माण होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, दोस्तों जिस प्रकार से किसी पेड़ को काटने के लिए जो धारदार हथियार होता है उसे बार बार उसके धार को तेज किया जाता है, इसी प्रकार से अगर कोई एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है
तो उसके लिए प्रैक्टिस जो दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। केवल आपको थ्योरी पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। जब तक आप प्रश्नों को बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, प्रश्नों का बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको सफलता मिलने में बहुत कठिनाई होगा, बहुत समय लगेगा दोस्तों। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करते रहें, अपने सफलता को सुनिश्चित करें। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्तों, मृदु उत्तक यानी पैरेन्काइमा किस प्रकार के उत्तक हैं? सरल उत्तक हैं या जटिल उत्तक हैं या विभाज्योत्की उत्तक हैं या इनमें से सभी हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सरल उत्तक हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। निम्नलिखित में से किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है? ऑप्शन ए मृदु उत्तक, ऑप्शन बी स्थूल कोण उत्तक, ऑप्शन सी दृढ़ कोण उत्तक, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना, पौधे को लचीलापन प्रदान करना, पौधे को यांत्रिक सहायता देना या हार्मोन के स्रावित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। मृदु उत्तक का कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। वायुत्तक यानी एरेन्काइमा किस पौधे में पाया जाता है? जीरोफाइट प्लांट में या हाइड्रोफाइट प्लांट में या मीसोफाइट प्लांट में या लिथोफाइट प्लांट में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों हाइड्रोफाइट प्लांट में एरेन्काइमा पाया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 23, जलोद्भिद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? ऑप्शन ए वायुत्तक की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी मृदुत्तक की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी हरित उत्तक की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन डी दृढ़ोत्तक की उपस्थिति के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वायुत्तक की उपस्थिति के कारण। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 24, वह कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, भित्ति सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती हैं और कोनों पर अलिग्निन स्थूलन मिलते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखने से पहले आइए चारों ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है मृदुत्तक, ऑप्शन बी क्लोरेन्काइमा, ऑप्शन सी कोलेन्काइमा, ऑप्शन डी स्क्लेरेन्काइमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों कोलेन्काइमा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधा में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? ऑप्शन ए मृदुत्तक, ऑप्शन बी स्थूल कोण उत्तक, ऑप्शन सी दृढ़ उत्तक, ऑप्शन डी हरित उत्तक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्थूल कोण उत्तक। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 26, शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक कौन उत्तक होता है दोस्तों? तो ये होता है स्थूल कोण उत्तक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों स्थूल कोण उत्तक। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? ऑप्शन ए मृदुत्तक, ऑप्शन बी वायुत्तक, ऑप्शन सी दृढ़ुत्तक, ऑप्शन डी स्थूल कोण उत्तक। तो स्थूल कोण उत्तक जो है दोस्तों जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में किस उत्तक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 29 प्रश्न कहता है दोस्तों, पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? ऑप्शन ए मृदुत्तक की बहुतायत, ऑप्शन बी श्लोषोत्तक की बहुतायत, ऑप्शन सी दृढ़ोत्तक, ऑप्शन डी दारू एवं पोषवाह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दृढ़ोत्तक।
आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए मृदुतक, ऑप्शन बी वायुतक, ऑप्शन सी विभाज्योतकी, ऑप्शन डी दृढ़ूतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी दृढ़ूतक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? ऑप्शन ए दृढ़ूतक के कारण, ऑप्शन बी स्थूल कोण ऊतक के कारण, ऑप्शन सी मृदुतक के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दृढ़ूतक के कारण। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32। सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है किसमें? ए मृदुतक में, बी स्थूल कोण ऊतक में, सी दृढ़ ऊतक में, डी कॉर्क कोशिका में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कॉर्क कोशिका में सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 33। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जाइलम से, ऑप्शन बी फ्लोएम से, ऑप्शन सी संवहन कैम्बियम से, ऑप्शन डी कॉर्क कैम्बियम से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कॉर्क कैम्बियम से। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। 34 में वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए साइकस से, ऑप्शन बी सीड्रस देवदार से, ऑप्शन सी क्वेकस सुबेर से, ऑप्शन डी फाइकस से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी क्वेकर्स सुबेर से। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। मृदुतक यानी पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है? ए गोलाकार होती हैं, बी वर्गाकार होती हैं, सी रेशे के समान होती हैं, डी स्थूल कोणीय होती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों गोलाकार होती हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 36। दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेन्काइमा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ए ये मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होता है, या बी इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होता है, सी ये कोशिकाएं मृत और संकीर्ण अवकाश वाली होती है, डी इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और उनके सिरे नुकीले होती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ए जो है गलत है, बाकी सारी कथन जो सही है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए विभाज्योतकी, ऑप्शन बी मृदुतक, ऑप्शन सी दृढ़ूतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ए और सी दोनों। ए और सी में जो है इंटरसेलुलर स्पेस यानी विभाज्योतकी ऊतक एवं दृढ़ ऊतक में इंटरसेलुलर स्पेस यानी दो सेल के बीच स्पेस नहीं पाया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 38। पौधों से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषता नहीं होती है? ऑप्शन ए विद्युत रोधी तथा उष्मारोधी होती हैं, ऑप्शन बी इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। यही जो बी ऑप्शन है दोस्तों यही गलत है। पौधे में प्राप्त होने वाले कॉर्क में जो है इसके कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, यह उष्मारोधी तथा विद्युत रोधी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। ये कथन गलत है, यानी कि जीव द्रव्य नहीं पाए जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 39। इससे पहले हम लोग दो कथन और देख लेते हैं जो कॉर्क के बारे में सही है। इनकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकते हैं, यह हल्का होता है एवं जल्द इसमें आग नहीं लगती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 39। विलामेन की आवश्यकता होती है किस लिए? पौधे में श्वसन के लिए, या ऊतकों की सुरक्षा के लिए, या नमी के अवशोषण के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नमी के अवशोषण के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 40। किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? ए चूषण मूल में, बी श्वसनी मूल में, सी स्वांगीकरण मूल में, डी अधिपातप मूल में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों डी अधिपातप मूल में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 41। आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन ए प्ररोह में, ऑप्शन बी मूलों में, ऑप्शन सी पत्तियों में,
ऑप्शन डी पुष्पों में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मूलों में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 42, पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिचर्म, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी परिरंभ, ऑप्शन डी मज्जा या पीथ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अधिचर्म यानी एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 43, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? ऑप्शन ए लिग्निन, ऑप्शन बी क्यूटिकल, ऑप्शन सी सुबेरिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी क्यूटिकल। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 44, त्वचा जन्य यानी डर्मेटोजेन ऊतक शीर्षस्थ विभाजोत्की ऊतक से बनता है। यह निम्नलिखित में से किस में विकसित होता है? ऑप्शन ए बाह्य त्वचा में, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स में, ऑप्शन सी सम्मोहन बंडल में या ऑप्शन डी मज्जा में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बाह्य त्वचा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है? ऑप्शन ए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ऑप्शन बी ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ऑप्शन सी वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 46, रंध्र तथा मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बाह्य त्वचा में, ऑप्शन बी अधस्थ त्वचा में हाइपोडर्मिस में या ऑप्शन डी अंतस्थ त्वचा यानी इंडोडर्मिस में, ऑप्शन डी परिरंभ में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बाह्य त्वचा में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 47, पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहा जाता है? तो आइए इसको ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए परिरंभ, ऑप्शन बी मज्जा, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी कैम्बियन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कॉर्टेक्स। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 48, पौधे के अंतस्थ त्वचा यानी इंडोडर्मिस और सम्मोहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाह्य त्वचा, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी पिथ, ऑप्शन डी परिरंभ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों पिथ और परिरंभ दोनों होगा दोस्तों, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक को मारना हो तो हम लोग परिरंभ को मारेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 49, कैम्बियन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है, ऑप्शन बी एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधे में पाया जाता है, ऑप्शन सी यह एक या कई परतों का बना होता है, ऑप्शन डी इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी 49 का बी एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधा में यह नहीं पाया जाता है कैम्बियन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल ऊतक यानी ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ए कॉर्टेक्स तथा परिरंभ, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स तथा मज्जा, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स मज्जा तथा परिरंभ, ऑप्शन डी कॉर्टेक्स परिरंभ मज्जा तथा पिथ किरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कॉर्टेक्स परिरंभ मज्जा तथा पिथ किरण यानी पिथरेस। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 51, पौधे के भरण ऊतक तंत्र के मुख्य कार्य क्या हैं? ऑप्शन ए पौधे को अत्यधिक गर्मी या सर्दी तथा परजीवी कवक से बचाना, ऑप्शन बी भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना, ऑप्शन सी पानी और भोज्य पदार्थ को जल के पत्ती तक पहुंचाना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रहण करना ऊतक तंत्र का उदाहरण है, भरण ऊतक तंत्र का। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट,
ऑप्शन बी इंडियोप्लास्ट, ऑप्शन सी फ्रेगमोप्लास्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इडियोप्लास्ट। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 53, वह सम्मोहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अरियल, ऑप्शन बी कोलेट्रल, ऑप्शन सी बाइकोलेट्रल, ऑप्शन डी एम्फीक्रिबियल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बाइकोलेट्रल। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 54, अरीय सम्मोहन बंडल रेडियल भस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एकबीजपत्री पौधे के जड़ों में, ऑप्शन बी द्विबीजपत्री पौधे के तनों में, ऑप्शन सी एकबीजपत्री पौधे के तनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एकबीजपत्री पौधे के जड़ों में जो है अरीय सम्मोहन बंडल पाया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 55 को। पौधे के स्टील परत में शामिल होता है, पौधे के स्टील परत में क्या शामिल होता है? केवल परिरंभ या अगला ऑप्शन है दोस्तों, अगला ऑप्शन है दोस्तों परिरंभ तथा सम्मोहन मूल, ऑप्शन सी है दोस्तों परिरंभ सम्मोहन पूल तथा मज्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी परिरंभ सम्मोहन पूल तथा मज्जा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 56 को। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए इसकी ऊंचाई मापकर, ऑप्शन बी वार्षिक वलय की गिनती करके, ऑप्शन सी शाखाओं की संख्या को गिनकर, ऑप्शन डी आयु मापने के तरीका से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वार्षिक वलय को गिन करके वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 57, वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होता है, क्या क्या शामिल होता है? केवल बसंत कोष्ठ, केवल शरद कोष्ठ, बसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों बसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? ऑप्शन ए अंतःरंभीय एधाकी, ऑप्शन बी अंतःविष्टा एधाकी, ऑप्शन सी बाह्यरंभीय एधाकी, ऑप्शन डी प्राथमिक एधाकी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अंतःरंभीय एधाकी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो वृक्ष की आयु कितनी होगी? तो ये दोस्तों होगी जितना वार्षिक वलय होगा उतना ही आयु होगी। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 59 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा सी 50 वर्ष। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। समुद्र प्रश्न संख्या 60, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है क्योंकि यह जो है जलवायु विभिन्नता होती है, या भूमि बलुई होती है, या वायुमंडल में प्रचुर नमी होती है, या स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण शरद काष्ठ एवं बसंत काष्ठ के बीच अंतर कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए वलय का निर्माण नहीं होता है। 61 है दोस्तों, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हृदय काष्ठ, ऑप्शन बी ड्यूरामेन, ऑप्शन सी सारिल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। हृदय काष्ठ भी कह सकते हैं, ड्यूरामेन भी कह सकते हैं, सारिल भी कह सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है। कथन 2 है रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों, यानी दोनों कथन जो है सही है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं
अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 63। यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है तो सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है। तो दोस्तों 7 फीट पर लगाया गया है तो 7 ही फीट पर रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 64। जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है, किसका बना होता है? मृदुतक से, ऑप्शन बी स्थूल कोण ऊतक से, ऑप्शन सी भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, ऑप्शन डी समान कार्य करने वाले एक ही प्रकार की कोशिकाओं से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से जटिल ऊतक का निर्माण होता है। जैसा कि हम आपको पहला प्रश्न में बताए थे, अपवाद में जाइलम एवं फ्लोएम, यानी इसका उदाहरण जाइलम एवं फ्लोएम है, लेकिन टिश्यू का जो परिभाषा है उसके अपवाद में भी जाइलम एवं फ्लोएम। चालनी नलिका तथा सहकोशिका पाई जाती है, किसमें पाई जाती है दोस्तों? फ्लोएम में, या बी जाइलम में, या सी मृदुतक में, या डी दृढ़ में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों फ्लोएम। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 66। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? ऑप्शन ए 2 तत्व से, ऑप्शन बी 3 तत्व से, ऑप्शन सी 4 तत्व से, ऑप्शन डी 5 तत्व से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 4 तत्व से। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या 67। सम्मोहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए शीर्ष विभाजोत्तकी से, ऑप्शन बी पार्श्व विभाजोत्तकी से, ऑप्शन सी अंतर्वेशी विभाजोत्तकी से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पार्श्व विभाजोत्तकी से। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 68। इनमें से कौन जाइलम तत्व नहीं है? ऑप्शन ए ट्रैकिड, ऑप्शन बी वेसल्स, ऑप्शन सी सीभियम ट्यूब, ऑप्शन डी वुड फाइबर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सीभियम ट्यूब। सीभियम ट्यूब जाइलम तत्व नहीं है बल्कि फ्लोएम तत्व है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या 69। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिनी से भिन्न होती है, किस प्रकार भिन्न होती है दोस्तों? कोशिका द्रव के अभाव में, या मृत होने के कारण, या क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में, या लिग्निन युक्त भित्ति स्थूलन की उपस्थिति के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या 70। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है दोस्तों? ऑप्शन ए वाहिनिकाएँ, ऑप्शन बी वाहिकाएँ, ऑप्शन सी जाइलम तंतु, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, यानी वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ जाइलम का मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 71। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? ऑप्शन ए वाहिनिकाएँ, ऑप्शन बी वाहिकाएँ, ऑप्शन सी तंतु, ऑप्शन डी जाइलम मृदुतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जाइलम मृदुतक। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित है दोस्तों? तो जाइलम मृदुतक है, जाइलम का तत्व है जो कि जीवित होता है, यानी 71 का नंबर का प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर डी होगा दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 72 को। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है दोस्तों? तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन को दोस्तों। तो ऑप्शन है ए चालनी नलिका, ऑप्शन बी सहकोशिका, ऑप्शन सी वाष्ट तंतु, ऑप्शन डी फ्लोएम पेरेन्काइमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों वाष्ट तंतु है जो फ्लोएम का मृत ऊतक है, मृत ऊतक से बना होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या 73। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के सम्मोहन में भाग लेता है? ऑप्शन ए चालनी नलिका, ऑप्शन बी सहकोशिका, ऑप्शन सी वाष्ट तंतु, ऑप्शन डी फ्लोएम पेरेन्काइमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चालनी नलिका। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 74। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के सम्मोहन में मदद कौन करता है? ऑप्शन ए सहकोशिका, ऑप्शन बी फ्लोएम तंतु, ऑप्शन सी फ्लोएम मृदुतक,
ऑप्शन डी वाहिकाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सहकोशिका। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के सम्मोहन में कौन मदद करता है दोस्तों? सहकोशिका। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 75। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन ए चालनी नलिका, ऑप्शन बी फ्लोएम तंतु, ऑप्शन सी फ्लोएम विद्युतक, ऑप्शन डी सहकोशिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी फ्लोएम तंतु। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 76। फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है कहाँ? दो सहकोशिकाओं के बीच, दो चालनी नलिकाओं के बीच, दो बाष्प तंतु के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों दो चालनी नलिका के बीच। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 77। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है किसके लिए दोस्तों? आहार वहन के लिए, या बी अमीनो एसिड के वहन के लिए, या सी जल वहन के लिए, या डी ऑक्सीजन के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आहार वहन के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 78। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार होता है किसके लिए दोस्तों? ऑप्शन ए ऑक्सीजन वहन के लिए, ऑप्शन बी अमीनो एसिड के लिए, ऑप्शन सी आहार वहन के लिए, ऑप्शन डी जल वहन के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जल वहन के लिए। यानी सीधा सीधा है कि जाइलम किसके लिए जल का वहन करेगा, फ्लोएम किसका आहार का वहन करेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 79। शाखाओं से पत्तियों किन कारण से झड़ जाती है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय तापमान में गिरावट से, ऑप्शन बी अपना जीवन काल पूर्ण करने से, ऑप्शन सी दैनिक काल के छोटा हो जाने से, ऑप्शन डी कॉर्क के बाहर विगलन परत बन जाने से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 80 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए पी माहेश्वरी ने, ऑप्शन बी जेसी बोस ने, ऑप्शन सी बीरबल साहनी ने, ऑप्शन डी एन.एस. परिहार ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जेसी बोस, यानी पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ऑप्शन ए उपकला ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी पेशी ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए उपकला ऊतक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 में कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन ए तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी उपकला ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपकला ऊतक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है? ऑप्शन ए सल्की एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन बी पक्ष्मल एपिथेलियम यानी सिलिएटेड एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन सी क्यूबॉइडल ऊतक, ऑप्शन डी एरियोलर ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऊतक। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 84। अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक कौन सा है? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी पेशी ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एपिथेलियम ऊतक। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 85। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है किससे? ए सल्की एपिथेलियम से, बी स्तरित सल्की एपिथेलियम से, सी स्तंभाकार एपिथेलियम से, डी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सल्की एपिथेलियम से।
आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में किस एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं में रसांकुर तथा सीलिया पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सल्की में, ऑप्शन बी स्तंभाकार में, ऑप्शन सी क्यूबॉइडल में, ऑप्शन डी पक्षमल में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्तंभाकार में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन पहला है दोस्तों, एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। ये गलत है दोस्तों। संयोजी ऊतक में अंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इनके कोशिकाओं एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। दोनों उल्टा कथन है दोस्तों। यानी एपिथेलियम वाला बात अंतर कोशिकीय में कहती, संयोजी में कहा गया, संयोजी वाला बात एपिथेलियम में कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न तो 1 और न ही 2। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 88, सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए उत्सर्जन में मदद करना, ऑप्शन बी जनन में मदद करना, ऑप्शन सी सुरक्षा करना, या ऑप्शन डी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन हमें दिखाई दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सुरक्षा करना। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 89, पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए प्लीहा में, ऑप्शन बी त्वचा की सतह पर, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी ट्रैकिया तथा गर्भाशय में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ट्रैकिया तथा गर्भाशय में। यानी 89 का ऑप्शन डी ट्रैकिया तथा गर्भाशय। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 90, प्रश्न संख्या 90 में कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए देखिए एरियोलर है, ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन सी पेशी ऊतक, ऑप्शन डी कंकाल ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एरियोलर ऊतक। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 91, मोटापा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए शर्करा की अधिकता के कारण, ऑप्शन बी वसा ऊतक की अधिकता के कारण, ऑप्शन सी ग्लूकोज की अधिकता के कारण, एवं ऑप्शन डी सुक्रोज की अधिकता के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वसा ऊतक की अधिकता के कारण। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 92 प्रश्न संख्या में कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी वसामय ऊतक, ऑप्शन डी श्वेत ग्रंथि। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों वसामय ऊतक। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 93, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऑप्शन ए उपास्थि ऊतक का, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक का, ऑप्शन सी कंकालीय ऊतक का, ऑप्शन डी वसामय ऊतक का। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी वसामय ऊतक का। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंद भरी रहती है? ऑप्शन ए श्वेत तंतु में, ऑप्शन बी प्लाज्मा कोशिकाओं में, ऑप्शन सी पीली तंतु में, या ऑप्शन डी वसा संयोजी ऊतक में। तो वसा संयोजी ऊतक में दोस्तों कोशिकाओं में वसा की बूंद भरी रहती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में ऊतक कौन है? आमाशय तो एक अंग है, यकृत भी अंग है, रुधिर जो है संयोजी ऊतक है दोस्तों, डी वृक्क भी एक अंग है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आमाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लसिका। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? ऑप्शन ए अस्थि, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन सी लिगामेंट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अस्थि हो या उपास्थि हो या लिगामेंट हो या रक्त हो, सभी संयोजी ऊतक का उदाहरण है।
आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्भ रखने हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन ए श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी वसामय ऊतक, ऑप्शन डी रोम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वसामय ऊतक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 99, श्वेत यानी वाइट फाइबर तथा पीली तंतु यानी येलो फाइबर पाया जाता है कहाँ? उपकला ऊतक में, या एरियोलर ऊतक में, या तरल ऊतक में, या पेशी ऊतक में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एरियोलर ऊतक में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 100, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अस्थि में, ऑप्शन बी उपास्थि में, ऑप्शन सी उपकला में, ऑप्शन डी रुधिर में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उपास्थि में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 101, टेंडन का निर्माण होता है ऑप्शन ए श्वेत तंतुमय ऊतक से, ऑप्शन बी पीला तंतुमय ऊतक से? इस प्रश्न का यही दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन ए श्वेत तंतुमय ऊतक से जो है टेंडन का निर्माण होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 102, आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 102 को। लिगामेंट का निर्माण होता है किससे? श्वेत तंतुमय ऊतक से, या बी पीला तंतुमय ऊतक से, या सी जालवत संयोजी ऊतक से, या डी कंकाल ऊतक से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों पीला में तंतु ऊतक से। लिगामेंट पीला और जो टेंडन है वो श्वेत। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक हैं? प्रश्न संख्या 103 है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए देखिए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी तरल ऊतक? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 104, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। कथन 2 है लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों कथन सही हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 105, सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में, ऑप्शन बी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, ऑप्शन सी आमाशय की एपिथेलियम में, या ऑप्शन डी आंत की एपिथेलियम में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 106, लैक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करता है? ऑप्शन ए सीबम, ऑप्शन बी पसीना, ऑप्शन सी म्यूकस, ऑप्शन डी आंसू? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों आंसू डी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 107, किस ऊतक से तलवे खुर और सींग बनते हैं? ऑप्शन ए क्यूवाइड से, ऑप्शन बी काइटिन से, ऑप्शन सी कीरेटिन से, ऑप्शन डी ट्यूनिसिन से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कीरेटिन की। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 108, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है किसमें? अस्थि में, या बी उपास्थि में, या सी रुधिर में, या डी एपिथेलियम में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अस्थि में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 109, कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ए अस्थि में, बी उपास्थि में, सी रुधिर में, या डी एपिथेलियम में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उपास्थि में। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 110, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? ए संयोजी ऊतक में, बी पेशी ऊतक में, सी तंत्रिका ऊतक में, डी रुधिर ऊतक में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए संयोजी ऊतक में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 111, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए
प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन बी मास्ट कोशिकाएं, ऑप्शन सी फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं, ऑप्शन डी हिस्टोसाइट कोशिकाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मास्ट कोशिकाएं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित में कौन प्लीहा यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? ऑप्शन ए पीला तंतुमय ऊतक, ऑप्शन बी श्वेत तंतुमय ऊतक, ऑप्शन सी जालवत संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी उपास्थि ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों जालवत संयोजी ऊतक। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 113, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ होती है? हथेली पर, या बी तलवे पर, या सी धड़ पर, या डी सिर पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तलवे पर। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 114 को। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है कहाँ होती है दोस्तों? ए हथेली पर, बी तलवे पर, सी आँखों के पलक पर, डी सिर पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी आँखों के पलक पर। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 115, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए त्वचा में रुधिर का संचालन कम हो जाता है, ऑप्शन बी उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, ऑप्शन सी चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, ऑप्शन डी त्वचा में मेलानिन तथा मेलेनोसाइट्स की अधिकता के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण जो वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 116, नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? ए श्लेष्मल संयोजी ऊतक है, बी रेशेदार संयोजी ऊतक है, सी प्रौढ़ संयोजी ऊतक है, या डी भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 117, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मत्स्यों में, ऑप्शन बी पक्षियों में, ऑप्शन सी सरीसृपों की अस्थियों में, ऑप्शन डी स्तनियों की अस्थियों में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी स्तनी की अस्थियों में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 118, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है कहाँ? रक्त को जमाने में, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में, रोगाणुओं के भक्षण में, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। एलर्जी प्रतिक्रियाओं में जो है हिस्टोन प्रोटीन भाग लेती है, हिस्टामिन प्रोटीन। प्रश्न संख्या 119, कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना होता है? 2/3 भाग होता है, या 1/3 भाग होता है, या आधा भाग होता है, या 20% होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1/3। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 120, संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन क्या है? ऑप्शन ए मायोसिन है, ऑप्शन बी मेलानिन है, ऑप्शन सी कोलेजन है, ऑप्शन डी केराटिन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कोलेजन है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 121, बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल हैं क्या हैं? ए उपास्थि है, या बी अस्थि है, या सी सम्मोहन ऊतक है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों उपास्थि है, यानी बाह्य कान में हड्डी नहीं पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 122, शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार कौन है दोस्तों? ए संयोजी ऊतक, बी पेशी ऊतक, सी एपिथेलियम ऊतक, डी तंत्रिका ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी पेशी ऊतक, यानी 122 का उत्तर होगा बी पेशी ऊतक। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 123 यानी 123, सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ए संयोजी ऊतक में,
बी पेशी ऊतक में, सी तंत्रिका ऊतक में, डी एपिथेलियम ऊतक में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पेशी ऊतक में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 124। अरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक हैं, ऑप्शन बी पेशी ऊतक हैं, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक हैं, ऑप्शन डी तरल ऊतक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पेशी ऊतक हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 125। नेत्र के आइरिस में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? ए कार्डियक पेशी, बी आरेखित पेशी, सी रेखित पेशी, डी कंकाल पेशी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आरेखित पेशी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 126। इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होता है किस में? ए रेखित पेशी में, बी आरेखित पेशी में, सी हृदयक पेशी में, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हृदयक पेशी में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 127। निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? ऑप्शन ए आरेखित पेशी, ऑप्शन बी रेखित पेशी, ऑप्शन सी हृदयक पेशी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रेखित पेशी। रेखित पेशी है दोस्तों जो ऐच्छिक पेशी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 128। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? ऑप्शन ए रेखित पेशी, ऑप्शन बी आरेखित पेशी, ऑप्शन सी हृदयक पेशी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आरेखित पेशी, यानी 128 का ऑप्शन बी होगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 129। मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? ऑप्शन ए पेशी ऊतक में, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक में, ऑप्शन सी एपिथेलियम ऊतक में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पेशी ऊतक में मायोफाइब्रिल नामक रचना पाई जाती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 130। निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों? ऑप्शन ए रेखित पेशी में, ऑप्शन बी आरेखित पेशी में, ऑप्शन सी कार्डियक पेशी में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कार्डियक पेशी में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 131। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है कौन सा? रेखित पेशी का या आरेखित पेशी का या अस्थि का या उपास्थि का? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों रेखित पेशी का जो है शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है। यानी शरीर में अगर 100 kg पेशी ऊतक है तो उसमें 50 kg रेखित पेशी होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न संख्या 132। संवेदना का चालन शरीर की एक भाग से दूसरे भाग में होता है। ऑप्शन ए पेशी ऊतक से, ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक से, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक से, ऑप्शन डी एपिथेलियम ऊतक से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक से। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 133। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? ऑप्शन ए साइटन, ऑप्शन बी एक्सोन, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी डेंड्रन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी न्यूरॉन, यानी 133 का ऑप्शन सी न्यूरॉन। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 134। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है कहाँ का? हाथ की कोशिका या पैर की कोशिका या तंत्रिका का कोशिका या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तंत्रिका का कोशिका। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 135। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन ए कंकाल में, ऑप्शन बी तंत्रिका में, ऑप्शन सी संयोजी में, ऑप्शन डी जनन में,
स्पष्ट का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता जन्म के बाद। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 136, न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी रेनवियर का नोड, ऑप्शन सी डेंड्राइट्स, ऑप्शन डी बेसोफिल। स्पष्ट का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डेंड्राइट्स। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 137, रेनवियर का नोड कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कंकाल में, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक में, ऑप्शन सी तंत्रिका में, ऑप्शन डी पेशी में। स्पष्ट का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तंत्रिका में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 138, दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए गुच्छिका, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी नर्व्स, ऑप्शन डी नोड। स्पष्ट का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सिनेप्स। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 139, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? ऑप्शन ए न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन में, या ए तथा बी दोनों, या डी न तो ए तथा न ही बी। स्पष्ट का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एक न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जो है न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार होता है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 140, बायोप्सी संबंधित है किससे है? मृत्यु के कारण जानने के लिए शव विच्छेदन से, बेहोशी की स्थिति में परीक्षण से, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, डी हाइड्रोफोबिया के उपचार से। स्पष्ट का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने के लिए। कैंसर वगैरह हो जाता है दोस्तों तो वहाँ के टिश्यू सेल को काट के निकाला जाता है, इस टिश्यू को लैब में परीक्षण किया जाता है। अगर दोस्तों मेरी मेहनत अगर आपके लिए कारगर साबित हो, अगर आपको अच्छा लगे कि मैंने मेहनत करके आपके लिए जो प्रश्न हैं सारे प्रश्न का उत्तर करवाए हैं जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिएगा। और सपोर्ट जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर के रूप में कीजिएगा दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों इस सीरीज़ के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक में, जो कि टॉपिक है दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।